बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी आखिरी नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन आखिरी नतीजे क्या होंगे, तकरीबन यह तस्वीर साफ हो गई है। और केवल नतीजे नहीं है, बल्कि सुनामी है, सुनामी। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल वो भी गलत हो गए हैं, वो भी उल्टे पड़ गए। तकरीबन 15-17 एग्जिट पोल थे और 15-17 एग्जिट पोल में से 180 से ऊपर एनडीए को एक दो ही एग्जिट पोल वो पहुंचा पाए थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने एनडीए को 180 के ऊपर पहुंचा दिया है। अभी जिस वक्त में मैं ये खबर कर रहा हूं, इस वक्त तक नतीजे सामने आ रहे हैं। 243 में से एनडीए 193 सीटों पर है, 193 पर एनडीए है। महागठबंधन 45 सीटों पर है, जनसुराज 0 पर है, अन्य 5 पर है। महागठबंधन 45 सीटों पर सिमट करके रह गया, यानी 200 के करीब या 200 सीटें एनडीए की है और वहीं 40-50 सीटें महागठबंधन की है। आखिरकार ये एनडीए की सुनामी कहां से आई, कैसे आई, क्यों आखिरकार ये चुनाव के नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर दिखाई दिया, चुनाव के नतीजे कैसे पलट गए, ये बहुत बड़े सवाल है। और किस तरीके से खबर सामने आ जाती है इस चुनाव के अंदर कि तेजस्वी यादव राघोपुर के अंदर वो पीछे चल रहे हैं। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर में पीछे चल रहे हैं। बताइए, इससे बड़ी खबर, इससे बड़ी ब्रेकिंग इस चुनाव को लेकर के कुछ और हो सकती थी क्या? खेसारी लाल यादव पीछे हो जाए तो समझ में आता है कि एक पब्लिक फिगर है, शायद हो सकता है कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया हो, नकार दिया हो। लेकिन तेजस्वी यादव इस चुनाव के अंदर पीछे हो गए। राघोपुर के अंदर तेजस्वी यादव हार सकते हैं, यह ब्रेकिंग चलने लगी। तो फिर इसके बाद में इस चुनाव का क्या विश्लेषण करें? इस चुनाव को लेकर के वोट चोरी या चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान जो 65 लाख वोट काटे, वो या वो बहुत सारी और बातें अभी कही जाएंगी, बयानबाजी सामने आएगी। लेकिन नीतीश कुमार उन्होंने कम से कम इस चुनाव के अंदर यह दिखा बता दिया कि वो वाकई नीतीश कुमार है। और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये मजबूरी हो गया है। बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी नहीं बल्कि बेहद मजबूरी हो गया है। जरा ये चुनाव के नतीजे आप देखिए, और चुनाव के नतीजे वो बताते हैं। बीजेपी 82 पर है, जेडीयू 83 पर है, एलजेपी 23 पर है, और अन्य जिसमें जितन राम मांझी है और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा है, वो 5 पर है। आरजेडी 35 सीटों पर है, कांग्रेस 5 पर है, वीआईपी का खाता नहीं खुल पाया, और लेफ्ट पार्टियां और सबको मिलाकर के 7 पर है। ये रुझान क्या कहते हैं? मतलब तेजस्वी यादव जो 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको ये कहा जा रहा था कि वो 70-80 सीटों पर कम से कम जरूर पहुंच पाएंगे। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी की पार्टी, सरकार नहीं बन पाई लेकिन सबसे बड़ी पार्टी। और उसके बावजूद आप देखिए 40-50 सीटों पर अगर तेजस्वी यादव सिमट करके रह गए, तो फिर इस चुनाव का विश्लेषण कहां से शुरू करें और कहां पर खत्म करें? चुनाव आयोग इसको लेकर के पीठ थपथपाएगा, बीजेपी इसको लेकर के पीठ थपथपा रही है, नीतीश कुमार इसको लेकर के पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में कहां कमी है, इसको लेकर के कौन बात करेगा? पवन खेड़ा ने कहा है कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता वो भारी पड़े हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जीत है, एनडीए की जीत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। हालांकि अभी तेजस्वी यादव और आरजेडी का खेमा तकरीबन शांत दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान 29 में से 23 सीट जीत रहे हैं भैया। अब बताइए क्या ही कहा जाए। यानी ये चिराग पासवान ने तो राजनीतिक तौर पर अपने पिताजी को भी पीछे छोड़ दिया। हम पार्टी, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को एग्जिट पोल में या इंटरनल पोल में शायद खुद इतनी उम्मीद नहीं होगी जितने नंबर उनको आ गए। तो इसके पीछे क्या 10,000 रुपए है, यानी बीजेपी को जो बीजेपी या नीतीश कुमार ने जो पैसा बांटा वो भारी पड़ गया? क्या 10,000 के नाम पर सारी महिलाएं एक तरफा नीतीश कुमार की तरफ चली गई? और क्या बीजेपी अब चुनाव के बाद में 2-2 लाख रुपए देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों को लेकर के जो आवाज, जो शोर सुन रहे थे, वो आर्टिफिशियल था, फैब्रिकेटेड था? क्या
महंगाई बेरोजगारी के नाम पर जो वोटर वोट डाल करके आ रहे हैं, ये कह रहे थे क्या उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के लिए आरजेडी को, बीजेपी को वोट दे दिया? जरा सोचिए इस बात को, इस चुनाव का विश्लेषण किस तरीके से किया जाए। बीजेपी को बधाई दी जाए तो किस नाम पर दी जाए? कट्टा के नाम पर, रंगदारी के नाम पर, या 6 गोली छाती में उतार देंगे इस नाम पर, या फिर 1 करोड़ नौकरी के नाम पर, या फिर बीजेपी जो कह रही थी कि भैया बेरोजगारों को भी 1-1 हजार रुपए देंगे, ये सारी बातें उसके नाम पर। बीजेपी का चुनाव बीजेपी के पक्ष में गया तो किस नाम पर गया? क्या जंगल राज, कट्टा, रंगदारी ये इतने बड़े मुद्दे थे कि लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और वर्तमान में जो मुद्दे हैं उन सबको नकार करके बीजेपी को वोट दे दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी पूछा जाना जरूरी है क्योंकि एक तरफा एनडीए के पास में जो बहुमत दिखाई दे रहा है, एनडीए के पास में इस वक्त में जो वोट गया है, ये सुनामी बन करके आया है। और ये सुनामी क्या ऐसी थी जिसको कोई भाप नहीं पा रहा था। ग्राउंड पर काम करने वाला या ग्राउंड पर जाकर के जो रिपोर्टिंग कर रहा था, क्या एक भी पत्रकार ये कह सकता है कि हमको 200 पार या 200 के पास, अब तो 200 ही सीट मान करके चलिए, 200 सीटों का रुझान हमको ग्राउंड पर दिखाई दे रहा था? मेरा अनुमान गलत हुआ, ये सही बात है और इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 200 पार बीजेपी हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि मैं ये कहूंगा कि मुझे एबीसीडी भी समझ में नहीं आती है। लेकिन जरा आप बताइए कि कौन सा वो पत्रकार है जो ग्राउंड पर काम कर रहा था और उसने 200 की बात कही थी? एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल कहां तैयार हुए, कैसे तैयार हुए, उस बात पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पर किसी ने रिपोर्टिंग की, खूब रिपोर्टिंग की और उस पत्रकार ने कहा हो कि 200 सीटें आएंगी बीजेपी की, कोई एक रिपोर्टर बता दीजिए, कोई एक चैनल बता दीजिए। लेकिन ये नंबर कहां से आ गए? आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। राघोपुर में तेजस्वी यादव पीछे हैं, इस बात को एक चैनल लाइव दिखा रहा है और लाइव देखने वाले 96,000 लोग हैं। अब ये 96,000 लोग राघोपुर में तेजस्वी यादव के पीछे होने पर खुश हैं, इसलिए देखने के लिए आए हैं, या राघोपुर में तेजस्वी यादव कैसे पीछे चले गए इस बात को हैरानी के साथ में देखने के लिए आए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, अगर वही तेजस्वी यादव अपनी सीट पर पीछे चल रहे थे तो फिर बताइए क्या कहा जाए। ऐसे तो आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट पर पीछे चले गए थे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए ने चुनाव नहीं लड़ा था? सही बात है, नरेंद्र मोदी 2-3 राउंड के लिए पीछे गए, नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए ने चुनाव लड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे जाना और तेजस्वी का राघोपुर में पीछे जाना, ये 2 बड़ी बातें हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर के बीजेपी ने भी उस तरह से कैंपेन नहीं किया था कि तेजस्वी यादव को इस बार राघोपुर के अंदर हरा देना है, उस तरीके से कैंपेन नहीं किया था। और ऐसा भी नहीं था कि तेजस्वी यादव के सामने कोई बहुत भारी भरकम हैवीवेट कैंडिडेट वो एनडीए की तरफ से उतारा गया था, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव पीछे चले गए। इस बात को लाखों लोग देख रहे हैं, अब वो हैरानी के साथ देख रहे हैं या खुशी के साथ में देख रहे हैं। सीमांचल की सारी सीटों पर तकरीबन 24 सीटें आप कह लीजिए, 24 सीटों पर एनडीए का दबदबा है। सीमांचल ने पूरी तरह से नकार करके रख दिया ओवैसी फैक्टर को, लोगों ने ओवैसी को वोट नहीं दिया, आरजेडी और कांग्रेस को वोट दिया। सीमांचल के अंदर शायद ही ओवैसी का खाता खुल पाए, लेकिन फिर भी जो है वो महागठबंधन हार गया। मुसलमानों ने एकमुश्त होकर के महागठबंधन को वोट कर दिया, लेकिन फिर भी महागठबंधन हार रहा है। तो
तो फिर बताइए क्या कहा जाए। और ये हार नहीं है, ये सुपड़ा साफ है। और ये बीजेपी की एनडीए की जीत नहीं है, ये सुनामी है। क्या वाकई ये सुनामी आपको दिखाई दे रही थी, या वाकई ये सुनामी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की तैयार की हुई एक कृत्रिम बारिश के जरिए आई है? जो कृत्रिम बारिश दिल्ली में बीजेपी की फेल हो गई थी, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बिहार में पास हो गई। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव के दौरान चलते रहे, नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के, या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस नाम पर जो आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, और जो नारे लगातार लगाए जाते रहे, या जो नारे सुनाए जाते रहे कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, वो सारी बातें भी धरी रह गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे खड़ी होगी? क्या नीतीश कुमार के नाम पर फिर से जो है वो बीजेपी इस जनादेश को स्वीकार करेगी कि नीतीश कुमार की देन है, नीतीश कुमार की वजह से हुआ है? हालांकि नीतीश कुमार के सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोई भी सीएम आवास की तरफ बढ़ ना पाए, इसके लिए पूरी तरह से पटना के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अब ये नीतीश की सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, या नीतीश कुमार से कोई मिल ना पाए इसलिए व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है? कहीं भतीजा और चाचा अब भी सरकार बनाने पाने के पोजीशन में तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार का नंबर देखें तो 79-80 के आसपास उनकी सीटें हैं, और आरजेडी उनकी सीटें 32 है। यानी अब संभावनाएं ना के बरोबर है। लेकिन फिर भी राजनीति में कई बार कुछ भी हो जाता है, और उधर से अगर जीतन राम मांझी, चिराग और उसके साथ में उपेंद्र कुशवाहा वो जाते हैं, तो क्या वाकई मुमकिन है कि फिर भी नीतीश कुमार उधर चले जाए, या नीतीश कुमार वो अब शानदार तरीके से अपनी विदाई लेंगे? लेकिन सवाल ये भी है कि अब 25 साल की सरकार हो जाएगी। अभी तक तो 20 साल की सरकार थी। अब जिस तरीके का जनादेश आया है, नीतीश कुमार का सीएम बनना तय हो गया है, 25 साल की सरकार हो जाएगी। तो क्या यह माना जाए कि इस जनादेश के साथ में, इस प्रचंड जनादेश के साथ में, और ऊपर से दिल्ली की सेंटर की सरकार भी, यानी डबल इंजन की कायदे से बहुत भयंकर और बहुत मजबूत वाली सरकार, उसके होते हुए क्या अब बिहार को बेरोजगारी से, पलायन से मुक्ति मिल जाएगी? क्या अब बिहार को जंगल राज से वाकई मुक्ति मिल जाएगी? मोकोमा के अंदर आनंद सिंह चुनाव जीत रहे हैं, तकरीबन 15,000 की लीड उनके पास में है। मोकामा में जिस तरीके से दुलारचंद यादव का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ा, और उल्टा आनंद सिंह को फायदा हुआ। आनंद सिंह के घर पर 4 दिनों से रसगुल्ले और गुलाब जामुन बनाए जा रहे थे, और ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन, ये 50,000 की भीड़ आज चुनाव के नतीजों से पहले ही मोकामा के अंदर आनंद सिंह के घर पर पहुंच चुकी थी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी वो बताएं कि ऐसी भीड़ चुनाव के नतीजों से पहले क्या वाकई कहीं पर लगाई जा सकती है? 50,000 लोगों की भीड़ आनंद सिंह के घर पर थी, तो इसको लेकर के क्या ही कहा जाए। क्या वाकई चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहा भी, या निष्पक्ष दिखने का उन्होंने कोशिश भी नहीं की? चुनाव आयोग की इस पूरे चुनाव के दौरान क्या पोजीशन रही? बिहार में कौन से मुद्दे पर वोट चला गया? बिहार में 10,000 का मुद्दा भारी पड़ा, या बेरोजगारी और पलायन ये बिहार में मुद्दे ही नहीं है? बिहार में तो खूब बम्पर रोजगार है। ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि टटोल करके, खंगाल करके अब देखने की शायद जरूरत नहीं है। बिहार ने अपना जनादेश सुना दिया है, लेकिन ये बिहार का ही जनादेश है या ज्ञानेश का जनादेश है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है? सवाल इस बात का भी है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।